पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि मोहन इतनी बचत क्यों कर रहा है। मोहन को चौथे राजकुमार का इस मिली भगत के मामले में शामिल होने का और खजाने के खाली होने का डर है। बाजार में उन्हें वही शिकारी मिलता है और बाघ का एक बच्चा देता है, जिसे देख हाउददाऊ की पत्नी बहुत ही खुश होकर उसे देखने आती है। मोहन बच्चे को नहलाने के बहाने उसके घर चला जाता है और मौका देख उससे बात करता है और अंत में कहता है, सच बताइए दीदी, आपको हमारे मकसद का पहले से ही पता था ना। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 68। वो कहती हैं हाँ। तो मोहन उनसे कहता है कि दीदी आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। हाउ परिवार के पूर्व जनरल को पूर्व राजा की तरफ से बहुत ही तारीफ मिलती थी और कभी भी उन्होंने हाउ परिवार को बागी या विद्रोही नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात, बड़े भाई हाउ इस राज्य में पैदा हुए हैं इस राज्य के दौरान, तो जाहिर सी बात है कि वो इसी राज्य के नागरिक हैं और वो इस बात को अपनी काबिलियत से सिद्ध कर सकते हैं। दीदी आप बहुत ही काबिल और मेहनती हैं घर चलाने में, तो इस जिंदगी में पक्का आप बहुत ही अमीर कसाई बन जाएंगे। पर मुझे ये नहीं लगता कि दीदी आपकी ऐसी कोई चाहत है। भविष्य में आपके बच्चे होंगे, तो क्या आप उन्हें भी कसाई बनाना चाहेंगे? तो वो कहती हैं, मैं उसे हर रोज़ इसी बारे में डांटती हूँ। अगर वो मामूली सा हवलदार भी बन जाएगा तो हमारे बच्चों के लिए भविष्य में थोड़ी उम्मीद होगी। अगर हमारे यहाँ बेटा होता है तो ठीक है, पर अगर बेटी हुई तो भविष्य में कोई भी उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मोहन बच्चे को सजाते हुए कहता है, वांगई को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पर भाई जाओ के हुनर पर मुझे तरस आता है, जिस हुनर के कारण वांगई खास तौर पर इस बार यहाँ आए। सेना इस समय युद्ध के लिए रवाना है। हम यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते, इसलिए हम कल जा रहे हैं। अगर बड़े भाई हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। दीदी मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही व्यस्त हैं, मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ। मोहन उसके समय की कीमत चुकाते हुए उसके सामने सोने की ईंट रख अलविदा कह चला जाता है। मोहन के जाने के बाद वो सीधा दुकान पे जाती है और अपने पति को कान से खींचते हुए कहती है, मेरे साथ घर चलो। कान से उसे खींचकर घर पे जाने के बाद वो उससे कहती है, तुमने सारी बातें सुनी ना हमारी, अब बताओ तुम क्या चाहते हो? तो हाउददाऊ थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि तुम सही कह रही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर यह चेंग वांग बहुत ही निर्दयी और गुस्से वाला इंसान है। इसके लिए काम करने का मतलब है कि जब युवराज के ओहदे के लिए लड़ाई शुरू होगी तब हम सबकी बर्बादी भी साथ में शुरू हो जाएगी। हाउददाऊ के कहने का अर्थ ये है कि राजकुमार कभी भी युवराज नहीं बन सकता, पर वो कभी भी इस मौके से पीछे भी नहीं हटेगा। तो इस चक्कर में उसके सभी कर्मचारियों की जिंदगी जरूर हराम हो जाएगी, क्योंकि इस लड़ाई में उन्हें राजा और राजा के चुने हुए युवराज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और राजकुमार बहुत ही निर्दयी और गुस्से वाला इंसान है, तो इधर कुआं उधर खाई। उसकी पत्नी कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद देखा है, वो बहुत ही अच्छे से सैनिक सलाहकार के साथ व्यवहार करता है और उसने उसके लिए बाघ का बच्चा भी दिया। एक मालिक जो अपने कर्मचारियों के साथ इतने अच्छे से इतने प्यार से पेश आता है जैसे वो उसकी पत्नी हो, वो दो मुँहे लोग जो दिखावे के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, उनसे मुझे लगता है कि ऐसा इंसान बेहतर है। ये मौका अपने हाथ से मत जाने दो। तो हाउददाऊ उससे कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। रात के समय मोहन और राजकुमार फिर से छत पर बिस्तरा लगाकर लेटे होते हैं। तो मोहन राजकुमार से कहता है, मैंने उन्हें साफ तौर पर फायदे बता दिए हैं, अब बाकी का फैसला उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। कल हम उनसे दोबारा मिलने जाएंगे। अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं मानते मैं उन पर और दबाव नहीं डालने वाला। बाघ का बच्चा राजकुमार के बालों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो राजकुमार उसे पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुमने और ज्यादा परेशान किया तो हम तुम्हें उठाकर नीचे फेंक देंगे। अरे ये छोटू तो लड़का है। मोहन कहता है, अच्छा। बाघ का बच्चा पूरे गुस्से में था, इसलिए वो राजकुमार की उंगली को काट देता है। उसके कहने का मतलब था, आप लड़के लड़की में भेदभाव नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध है। राजकुमार अपनी उंगली को सहलाते हुए कहता है, इसे साथ में ले जाना थोड़ा असुविधाजनक होगा, हम इसे कहाँ भेजें?
अगर तुम मुझे एक किस देते हो तो मैं तुम्हें इसे पालने दूंगा। मोहन खुश होकर कहता है सच में? और राजकुमार कहता है हाँ हाँ सच में, अब जल्दी करो। राजकुमार अपनी आंखें बंद कर बिल्कुल तैयार था और उसे किस मिल जाती है, वो भी होंठों पर। और वो मन में कहता है कि ये मुझे बाल क्यों महसूस हो रहे हैं, और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है। मोहन हंसते हुए कहता है कि आप वांगई हैं, आपने जो जुबान दी है अब आप पीछे नहीं हट सकते। और राजकुमार बेचारा कहता है जुन किंग ये सही नहीं है, तुमने बेईमानी की है, मुझे दोबारा किस चाहिए। इतने में बच्चे को नींद आने लग जाती है और वो सो जाता है। राजकुमार का पता नहीं क्या हुआ। अगले दिन सुबह वो वहां जाते हैं और मोहन आवाज लगाता है दीदी दीदी, तो वो कहती हैं आप आ गए, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। मोहन उनका शुक्रिया करता है और राजकुमार से कहता है ऐसा लगता है जैसे वो मान गई। वो फिर से उसे अंदर से खींच कर ले आती है। राजकुमार हाउ को कंधे से गले लगाते हुए कहता है भाई हाउ, आप पहाड़ों से बाहर आ रहे हैं बस मेरी मदद करने के लिए। ये तो इस युवा राजकुमार के लिए जैसे 3 जिंदगियों का आशीर्वाद हो गया। हाउ कहता है वांगई आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। राजकुमार के इस व्यवहार के बाद हाउ ददाऊ मन में कहता है कि ये चेंगवांग है तो कम उम्र, पर ये बातें ऐसे करता है जैसे बहुत ही तजुर्बेदार और शांत इंसान हो। कुछ समय के लिए तो मैं इसके लिए काम कर ही सकता हूँ। वो लोग रवाना होने के लिए घोड़े पर सवार हो जाते हैं तो हाउ ददाऊ की पत्नी उससे कहती है जब भी मुझे कोई मिल गया इस दुकान को लेने वाला तो मैं उसे ये दुकान सौंप कर तुम्हें आऊंगी सेना में मिलने के लिए। और मोहन को कसाई वाली कटार दिखाते हुए कहती है ये बड़ाऊ तो इस कसाई वाली कटार से भी लड़ देगा। मोहन उसे कहता है जी दीदी शुक्रिया। वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो उन्हें बाय बाय करती है। हाउ ददाऊ राजकुमार से पूछता है ये तो बहुत अजीब बात है, सैनिक सलाहकार अपने घोड़े पर क्यों नहीं सवार हुए। तो राजकुमार उन्हें कहता है वो, और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।